नमस्कार। सिटी पोस्ट के खास कार्यक्रम चुनावी तर्कस में आपका स्वागत है। आज इस चुनावी तर्कस में हमारे साथ हैं जाप प्रत्याशी रंजन प्रियदर्शी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बड़ा भरोसा जताया है और सहरसा विधानसभा से इन्हें चुनावी समर में उतारा है। अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, जानते हैं इनसे कि किस तरह का माहौल है और रंजन प्रियदर्शी इस चुनावी समर में खुद को कहां पा रहे हैं। जी नमस्कार। चुनावी प्रचार कल शाम को ख़त्म हो चुका है और मुझे लगता है कि मैंने लगभग पंचायत में, गांवों में भ्रमण करके लोगों से मुलाकात की और लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मुझे मिला है और मैं विश्वास करता हूं इस चीज़ से और इत्तेफाक रखता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के प्रति लोगों के मन में एक अपार आस्था जगी है और लोग चाहते हैं कि ये बदलाव होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पिछले कई दशकों से सहरसा विकास की राह पे बिल्कुल मरहूम रह गया। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने विकास को दूर दूर तक कहीं भी तरजीह नहीं दी और अपने विकास करने में लोग लगे रहे। जनता के विकास से दूर दूर तक उनका कोई सरोकार नहीं रहा। यहाँ ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज की समस्या है। जनता जाम से त्राहिमाम है और 4 बार इसका शिलान्यास हो चुका है। 2016 में जब शिलान्यास हुआ तो उसके लगभग 1.5 साल के बाद हमारे नेता ने एक पत्र लिखा माननीय मंत्री महोदय को कि ये शिलान्यास का दौर ख़त्म कीजिए और इस बार तो आप कम से कम कार्य शुरुआत करवा दीजिए। उनका कहना हुआ, जवाब आया जब कि भाई हमने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है, बिहार सरकार जब तक ज़मीन अधिग्रहित करके नहीं देगी हमें, ये काम हम कैसे आगे करवाएं, टेंडर की प्रक्रिया में कैसे जाएंगे। तो ये डबल इंजन की सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं मैं आज कि आप विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं या विनाश के नाम पे। जनता त्राहिमाम है और नेताओं को दूर दूर तक जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। तो मैं एक विकल्प बन के आया हूँ लोगों के बीच। एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ मैं, हमारे पास नीति है, नियत है काम करने का, जज्बा है काम करने का, इच्छा शक्ति है काम करने की और मुझे विश्वास है कि लोग मुझे भरपूर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और ये आप 7 तारीख के बाद जब 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी तो ये आपको निश्चित रूप से दिखेगा कि हमारे ऊपर जनता ने कितना भरोसा जताया है। रंजन प्रियदर्शी जी, आप युवा व्यवसायी भी हैं और जिस तरह से आप चुनावी समर में आए हैं, तो बात करें किसी दल की या फिर निर्दलीय, दावा हर तरफ से होता है कि जीत हमारी हो रही है, मैं ही जीत रहा हूं, चाहे वो दलीय प्रत्याशी हो या फिर निर्दलीय। तो इस चुनावी समर में जिस तरह से राजद ने पूर्व सांसद लवली आनंद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, भाजपा ने डॉक्टर आलोक रंजन पर भरोसा जताया है, तो इन दोनों के बीच की टकराहट में रंजन प्रियदर्शी कहाँ है? सर देखिए, मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूं और गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि इतने बड़े बड़े दिग्गज इस चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इस बीच एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य लोग हैं सर, हम लोग बिल्कुल ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से हमारा मुकाबला हो रहा है और जनता देख रही है। किसी का इतिहास मैं दोहराने की बात नहीं करूंगा, जनता देख रही है। उधर भी लड़ाई है, एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है और दोनों की लड़ाई में उधर से भी लोग उनका वोट काटने में लगे हुए हैं और इधर से भी उनका वोट काटने में लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है दोनों के बीच से मैं अपनी राह बना के आगे अपना विकल्प जनता को देने के लिए तैयार हूँ। बिहार की जनता कह रही है कि जाप जो चुनावी मैदान में है और लोजपा, ये दोनों वोट कटुआ है और निसंदेह जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए चुनावी समर में है। सर ये जो आपने आरोप लगाया अभी, ये तो ऐसे लोगों से सवाल करना चाहिए कि जो अपनी पार्टी छोड़ के निर्दलीय रूप में आज चुनावी मैदान में है। जो पार्टी उनकी माँ थी और आज उन्होंने
अपनी पार्टी को छोड़ के निर्दलीय प्रत्याशी हो गए हैं, तो ये तो उनसे सवाल करना चाहिए। हम तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे सांसद पिछले 30 साल से जनता के बीच सेवा कर रहे हैं। और जब से हमारी पार्टी बनी है लगभग 5.5-6 साल हो गए, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने अपनी किस्मत आजमाई थी। चूंकि उस समय हमारी पार्टी 6 महीने ही पुरानी थी, फिर भी हमने लगभग 125 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का काम किया था। और आज हम 5 साल के हो चुके हैं सर, 5.5 साल के, और आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। लोगों ने मन बना लिया है कि ये बिहार को एक पप्पू यादव ही अकेले हैं जो विकल्प दे सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं है। दूसरे लोगों ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पप्पू यादव कहीं नहीं है, लोजपा के चिराग पासवान कहीं नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं सम्मान करता हूं तेजस्वी यादव जी का। मैं आपसे बड़े क्लियर शब्द में कहना चाहता हूं, लोगों ने लालू जी का राज भी देखा है, 15 साल नीतीश कुमार का भी राज देखा है। तो आप 15 सालों में अगर आपने विकास नहीं किया तो ये जनता की गलती थोड़ी है। ये तो नेता जो जीत के जा रहे हैं अपना विकास करने में लगे हुए हैं, ये उनसे सवाल करना चाहिए कि 15 साल सर बहुत बड़ा समय होता है। लोग 3 साल में कहां से कहां पहुंचा देंगे। और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं, आज तक के राजनीतिक इतिहास में, भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जब किसी पार्टी ने बाकायदा हाईकोर्ट के एफिडेविट के साथ मैनिफेस्टो नहीं, हमने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है। ये बड़े बड़े नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई वो अपने मैनिफेस्टो को हाईकोर्ट के एफिडेविट के माध्यम से प्रतिज्ञा लेके, आज तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मैं पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी दूंगा। तो आप ये प्रतिज्ञा करके दीजिए ना, एफिडेविट में लिख के दीजिए। आपको ही कर हिम्मत है, अगर आपको करने का जज्बा है तो आज भी आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप ये एफिडेविट हाईकोर्ट के द्वारा आप जनता के बीच दीजिए कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा आपको, तो फिर जनता आप पे विश्वास करेगी। ये सिर्फ लिखने की बात है सर, कागजी बात है, कागजी बातें लोग करते रहते हैं। हाँ, इसीलिए हमारा जो लक्ष्य है बिहार का विकास, संपूर्ण विकास, हमारा लक्ष्य है महिलाओं का सम्मान, कि महिलाएं, हमारी बहन बेटियां 12 बजे रात को भी घूमें और कोई उसे परेशान करने वाला ना हो। हम ऐसा बिहार का सपना देख रहे हैं सर। ये ऐसे हवाबाजी वाले सपने हम नहीं देखते हैं, और हम लोग बिल्कुल पूर्ण विश्वास है हमें कि हमें जनता मौका देगी। पूरे बिहार में हमने लगभग 150 से ऊपर प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में, और आप 10 तारीख को रिजल्ट देखिएगा सर, हमारा परचम लहराएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। आपने जिस तरह से कहा कि पहली पार्टी है जिसने शपथ पत्र जो है बजाबता जो है अदालत से जो है निकाला है, क्या आपको नहीं लगता है कि अब जनता पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए पप्पू यादव जी हों या ऐसे नेता जो शपथ पत्र बनवा रहे हैं अब अदालत जा करके, क्या जनता पर से भरोसा उठ गया जो अब गारंटी ले रहे हैं कि हम विकास करेंगे? जनता पर से भरोसा नहीं उठा है, जनता को यहाँ के नेताओं पर से भरोसा उठ गया है। इसीलिए हम नेता नहीं है सर, हम सेवक हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं, हम लोग सेवक हैं सर, सेवा में विश्वास करते हैं। इसलिए हमने नारा दिया था, सत्ताधारी नहीं चलेगा, सेवादारी लाना होगा। और 30 साल बनाम 3 साल, मैं पंचवर्षीय योजना के लिए नहीं आया हूं। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमारा एक प्लानिंग है, 3 महीने में ये काम करना है, 6 महीने में ये सारे काम करने हैं, 1 साल में ये काम करने हैं, 1.5 साल में ये काम कर रहे हैं। बाकायदा 3 साल में हम बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य बनाने का सपना देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जनता मुझ पे विश्वास करेगी, हमारे नेता पे विश्वास करेगी, हमारी पार्टी पे विश्वास करेगी जनता, और उसी पे हम लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं, और दूसरा कोई काम नहीं है सर। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बिहार को कैसे अग्रणी श्रेणी में लाया जाए। क्योंकि अभी आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, हम पिछले 15 सालों में जहां थे उससे भी नीचे चले आए हैं सर। नीचे से हमारी तुलना हो रही है, जीडीपी हमारा गिर के देश का -23.9% हो गया है। लोग बहाना दे रहे हैं कि कोरोना हो गया है। जितने अमीर घराने के लोग हैं उनकी संपत्ति में इजाफा हो गया 39% का, और हमारा जीडीपी गिर गया 23.9%। आप रोजगार देने की बात करते हैं, शिक्षा में सुधार की बात करते हैं। 15 साल आपके लिए कम पड़े क्या कि अब और 5 साल आप मांग रहे हैं?
15 साल में तो सर आप दुनिया को कहां से कहां, दुनिया चांद पे चली गई और आज भी हम उसी बुनियादी चंद सुविधाओं के लिए चुनावी मैदान में आ गए हैं। क्यों भाई? आपने 15 साल क्या किया? जनता का काम क्यों नहीं किया? जनता को क्या चाहिए? जनता को आप तनख्वाह तो नहीं देते हैं। जनता को विकास चाहिए, रोड चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये आप रोजगार चाहिए, ये आपने देने का काम क्यों नहीं किया? नीचे से हमारी गिनती क्यों होती है हमेशा? ऊपर के श्रेणी में हम केरल के जैसे या तमिलनाडु के जैसे, बेंगलोर जैसा हमारा शहर क्यों नहीं हो सकता? हमारा पटना, हमारा बिहार क्यों नहीं हो सकता है? ये हमारे इच्छा शक्ति की कमी है सर। नेता जिस दिन चाह लेंगे विकास करना, उस दिन विकास होगा, और जब तक नेता नहीं चाहेंगे विकास करना, तब तक विकास नहीं होगा। जनता से मैं इसीलिए अपील करना चाहता हूं कि आप विकास के नाम पे जो जनता को ठगने का काम करते हैं उसको बिल्कुल वोट ना दें, और जो जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, जो सेवक कहलाते हैं, सही मायने में जो सेवक हैं, वैसे लोगों को चुने, पढ़े लिखे लोगों को चुने, ताकि वो आपकी समस्या को सुन के उसका समाधान कर सके। अगर आप ऐसे नेता को चुन लेंगे, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन लेंगे जिनको खुद की समझ नहीं है, तो वह आपके समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे सर? रंजन जी, बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार जाति और संप्रदाय, पंथ, धर्म से कब ऊपर उठेगा? कब पढ़े लिखे लोग जो है सदन में जाएंगे, चाहे विधानसभा का सदन हो या लोकसभा का सदन हो? क्या आप मानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत है आज राजनीति में? सर बिल्कुल, आप समझिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज है समझने वाली सर। शिक्षा से ही आपका विकास होता है। तो अगर आपकी शिक्षा तंत्र आपके प्रदेश का कमजोर है, कमजोर नहीं सर, बिल्कुल रसातल में चला गया है। आज जब तक हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं जाती है, तब तक आपका विकास नहीं होगा। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको नीचे ग्राउंड लेवल से काम करना होगा, प्राइमरी स्कूल से लेके काम करना होगा, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में। आज लोग सिर्फ डिग्री लेके और पलायन करके चले जाते हैं, दूसरे प्रदेश में काम करते हैं। क्यों? हमारे यहाँ रोजगार के अवसर आप सृजित नहीं कर सकते हैं? रंजन जी, हमारा सवाल यह नहीं है। हमारा सवाल यह है कि क्या शिक्षित व्यक्ति सदन में जाए या ना जाए? सदन में कैसे लोगों को जाना चाहिए? अपराधी तत्व तो जाते हैं, विभिन्न तरह के आरोपों से घिरे लोग जाते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के द्वारा जितने भी कैंडिडेट अभी मैदान में हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पे आपराधिक मुकदमा है। जितने भी लोगों को माननीय सांसद ने टिकट देने का काम किया है, ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, या पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, जो बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा उनके भरपूर भरा हुआ है। ऐसे लोगों को हमने टिकट देने का काम किया, जो आगे समाज के लिए वाकई में काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों पे हमारे नेता ने भरोसा जताया है, उन्हीं में से मैं भी एक आता हूं। हमारी शिक्षा सर देखिए, 19 साल पहले मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से रूसी भाषा में स्नातक किया हूं। मैंने विदेश घूमा है सर, मैंने दुनिया देखी है सर। 2 पासपोर्ट मेरा भर गया, इतना वीज़ा लगा हुआ है मेरे पासपोर्ट पे। तो मैंने दुनिया देखी है सर, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज भी हम लोग उसी चंद बुनियादी सुविधाओं में उलझे हुए हैं। लोग समझने को तैयार नहीं है सर। जब तक हमारी जनता नहीं समझेगी कि भाई हम विकास के नाम पे वोट दें, पढ़े लिखे लोगों को वोट दें, तब तक आपका देश, आपका प्रदेश, आपका शहर सुरक्षित नहीं हो सकता है। रंजन जी, ये हमारा आखिरी सवाल होगा कि युवाओं की भागीदारी को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं राजनीति में आज के समय में? सर अगर युवाओं की भागीदारी आज के डेट में राजनीति में 100% हो जाए, तो हमारा व्यवस्था ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसी पे जोर देते हुए हमारे नेता ने हमारी पार्टी से 45 साल के उम्र के लोगों को, 45 तक के लोगों को उम्र को टिकट देने का काम किया है कि युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिले। जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको राजनीति में आने का मौका मिले, ताकि वो समझें जनता के दर्द को, युवाओं के बेरोजगारी को समझ सकें, ताकि वो आगे चल के उनके पास जो नीति है वो उस नीति को अपने प्रतिनिधित्व करने में आगे बढ़े। और उस हिसाब से पंचायत स्तर पे हम चाहें तो बिल्कुल सर काम किया जा सकता है, रोजगार का सृजन हो सकता है। ये इच्छा शक्ति की कमी है नेताओं की। जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं जीत के आएंगे, सदन में नहीं जाएंगे, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है।
रंजन प्रियदर्शी जी ने साफ कर दिया है कि अब सदन में पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए और जनता को विधायक की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता को सेवक की जरूरत है, जो उनके बीच में रह करके लगातार विकास की नई पटकथा लिख सके। इस खबर में इतना ही। हमें और कैमरा पर्सन संकेत